नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ऑब्वियस सी बात है, क्लासें लेट हो रही। ठीक है, एक सिस्टम जो चल रहा था वो बिल्कुल ड्रॉप हो गया ना। तो मतलब कहने का ये है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल हो पा रही ना अभी। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस मेरे साथ अभी चल रही है, और ये जो आर का एग्ज़ाम है अभी 27 जुलाई को, ये जैसे एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा इसके बाद हम प्रॉपर तरीके से जैसे पहले क्लास करते थे। और इसलिए मैंने क्लास जो करंट अफेयर जो बच्चे मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, मैंने कभी किसी को ये नहीं मना कि आप एक्स वाई जेड किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ो। यही वजह थोड़ा सा है कि चैनल ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी नहीं दे पाया। तो अब क्या है कि क्योंकि वैकेंसी भी बहुत अभी देखा होगा एल टी ग्रेड वाली बात हो रही है, तो मैं अब जीएस प्लेटफॉर्म के नाम से जैसा सर्वोदय इंस्टीट्यूट है तो जिस पे मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं इसको आगे फर्दर और कंटिन्यू अच्छा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बाकी कुछ टीचरों को भी अपनी कोशिश में ला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ मेरे साथ व्यस्तता है। अब वो शायद इस मंथ के लास्ट तक खत्म हो जाए, तो शायद सब कुछ फिर से पहले जैसा स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लाइव क्लास भी देना स्टार्ट कर देंगे ना, ये बात है ना। तो चलिए अभी मैं आपको देखिए मेरे जो प्लेटफॉर्म पर जैसे 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3, 4, 5, 6 छः जो मतलब जुलाई तक का न्यूज पड़ा हुआ है, और उधर मिड जून तक की न्यूज पड़ी हुई है। उसमें जून में आधा जून पूरा ड्रॉप हो गया है। वो भी हम एक साथ समराइज करके उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। न्यूज कभी कभी रेडी होती है बट किन्हीं कारणों से क्लास नहीं ले पाते हैं। तो अभी एटलीस्ट आप ये मान के चलो कि जून का न्यूज मिस है आधा, और जुलाई का तो मैं कवर कर दूंगा। आज जो मैं लेक्चर आपको या जो भी मैं क्लास देने जा रहा हूँ इसमें 4-5 वीडियो अभी आपको अपलोड मिल जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि 10 जुलाई तक की न्यूज आपको मिल जाएगी। और इसके बाद फिर हम 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे लास्ट तक। जुलाई के लास्ट तक हम सारी न्यूज आपको प्रोवाइड कर देंगे ना। तो चलिए अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उसको पढ़ लो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके बेहतर होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात हम कर रहे हैं 10 जुलाई 2025 की न्यूज ना। 10 जुलाई जैसे हम डेली पर डे न्यूज देते हैं, तो आपने देखा होगा एटलीस्ट कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो मिनिमम होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन संख्या 10-12 भी होती है। यही वजह है, कभी कभी वीडियो देखा होगा 6 मिनट का भी होता है, कभी कभी 16 मिनट या 22 मिनट का भी होता है। तो डिपेंड करता है, डिस्कशन करेंगे तो वीडियो जाहिर सी बात लंबा चला जाएगा। कोई भी न्यूज रिपीट नहीं करते हैं, कोई भी डेटा को रिपीट करने कोई मतलब नहीं। जो विद्यार्थी क्लास रेगुलर करता है उसको रिपीट करने कोई मतलब नहीं है। समझदार व्यक्ति को जो थोड़ा समझाया जाता है तो वो चीजों को पकड़ लेता है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूरो करेंसी को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है, ये क्वेश्चन है हमारा ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, ये डेफिनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 वर्षों पे एक बार होती है। तो ये अभी हाल ही में हुआ है। हम नहीं कहते कि जो कोई एग्जाम कल होने वाला उसमें आ जाएगा। इन द केस फ्यूचर में जो 6 महीने, 3 महीने या एक साल के अंदर जो भी एग्जाम होने वाले हैं, ये उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद इन 1 ईयर तो ये कम से कम वैलिड है क्वेश्चन। और कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे, बुल्गारिया, क्रोशिया, पोलैंड, नॉर्वे, तो इसका राइट आंसर बुल्गारिया है। मतलब कहने का ये है कि जो 20वां कंट्री है वो क्रोशिया है, और 21वां जो देश हमारा है यानी वो बुल्गारिया है। तो आंसर तो बुल्गारिया हो गया, जिसने 21वां देश है जिसने यूरो करेंसी अपनाई। बाकी मैं समझा दूंगा अभी आपको। मतलब कहने का क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है इसकी फाउंडेशन है 1992, राइट। हमारे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमसे नोट्स क्लास या बुक जैसे पढ़ रखा उनको तो पता ही है। तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ये भी कई बार पूछा जाता है, ये है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। और जो इसमें मेंबर कंट्री है वो 27 है प्रेजेंट टाइम में, राइट। बात समझ में आई नहीं आई? तो मेंबर कंट्री कितने हैं? 27। तो 27 थे, 28 भी थे। 28 में से एक बाहर हो गया, यूके। यूके बाहर होने की वजह से वो आज नहीं बाहर हुआ है, वो बाहर हुआ है जनवरी 2020 को। बहुत पुराना डेटा हो गया है। और जिसको आप लोग पढ़ते थे ब्रेग्जिट, उससे क्वेश्चन बहुत पूछा थे कि मतलब ब्रेग्जिट क्या है, ऐसे लिखते थे ना ब्रेग्जिट। ये आप एनडीए कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रेग्जिट क्या है। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट होना, कहां से? यूरोपियन यूनियन से। तो इसका मतलब मेंबर कंट्री कितने हैं? 27 है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो क्या 27 मेंबर कंट्री जो हैं वो क्या 27 मेंबर कंट्री यूरो करेंसी अपनाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब अब बात यहां ध्यान समझिए आप, यानी यूरो करेंसी अपनाने वाले, ये यूरो का सिंबल है, ये जाहिर सी बात है कि यूरो करेंसी वही देश अपनाते हैं जो यूरोप यूरोप के अंतर्गत आते हैं।
यूरोपियन यूनियन में कंट्री कितने हैं? 27। बट यूरो एडॉप्टिंग जो कंट्री है वो अभी 21 हो गए हैं। बात समझ में आई? और जो 21वां देश है वही बुल्गारिया है, ये 20वां देश है। इसका मतलब स्पष्ट ये हो गया कि अभी भी सिक्स कंट्री ऐसे हैं जो यूरो करेंसी अडॉप्ट नहीं करते हैं। यानी जो भी उस देशों की जो करेंसी है वो अपनी करेंसी अडॉप्ट करते हैं। मतलब कहने का हमारा ये, जैसे अगर हम बात करें क्रोशिया की, तो क्रोशिया की जो करेंसी थी वो कूनो थी, कूनो। तो जाहिर सी बात, जब उसने अपनी करेंसी को लेफ्ट किया, कूनो हटा दिया, तो कूनो की बजाय उसकी अगली करेंसी फिर क्या, चूंकि यूरोपियन यूनियन का 20वां देश जिसने करेंसी यूरो अपनाई वो क्रोशिया है, तो क्रोशिया भी अब क्या है, यूरो ही करेंसी अपनाएगा, कूनो नहीं। तो ऐसे कई देश हैं, जैसे ब्रिटेन, क्या था, ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन अपनी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग का इस्तेमाल करता था। तो पाउंड स्टर्लिंग का जब इस्तेमाल करता था तो यूरो अपनाता नहीं, तो ज्यादा से प्रॉब्लम हुई नहीं। अब ब्रिटेन अपनाता, निकलता, तो सारी करेंसी फिर से जमा करवाता और वो अपने अपने देश में क्या कराता, डिमोनेटाइजेशन कराता, नोटबंदी कराता और पैनिक हो जाता। तो अब क्या है, जैसे अब मान लो कल को बुल्गारिया निकलना चाहे तो बुल्गारिया में जो करेंसी चल रही है वो करेंसी तो हट जाएगी और करेंसी हो जाएगी यूरो। तो हर पब्लिक के पास यूरो। अच्छा, इसमें क्या होता है कि यूरोप के देशों में व्यापार करने में बड़ी आसानी हो जाती, टूर एंड ट्रेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी देश जाओगे तो उस देश की करेंसी को तो आपको लेना पड़ेगा, तभी तो वहां कोई सामान परचेज करेंगे ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यूरोपियन यूनियन 1992, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, मेंबर कंट्री 27, और 21वां देश अभी जो हाल ही में बना है वो बुल्गारिया। आइए कुछ बात कर लेते हैं। अभी यूरोपियन यूनियन में बुल्गारिया को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी गई है। यानी अभी नहीं, आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है उसमें 1 जनवरी से 2026 से ये करेंसी को एक्सेप्ट कर लेगा। कौन? बुल्गारिया। किसमें? यूरोपियन यूनियन में। तो यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश, ये नहीं भूलेंगे ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई भी टीचर आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाता है तो 10 के 10 इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से कभी कभी 2 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको आप एग्जाम के रिगार्डिंग कह सकते हो सर ये इससे क्वेश्चन आ जाएगा, आ सकता है ना। तो हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी, एलिफेंट का निधन हो गया, उसका क्या नाम है? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और डिफरेंट थोड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। मामला पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का है, तो कुछ इसके नाम है, शांति है, वत्सला है, और मगाही है, और वंतारा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वत्सला है। ये तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना कि भाई ये प्रश्न क्या है, इसके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, ये देखिए आप फ्री हो गए। आइए थोड़ी बात करते हैं। एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी जिसका मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया, उसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है या अधिक थी। एग्जैक्ट तो नहीं बताया कितने साल कितने महीने की थी, जानवर हैं, इनकी एग्जैक्ट एज तो वैसे भी बता पाना मुश्किल है। ठीक है, मनुष्यों के बारे में तो आप गेस कर सकते हैं, गेस क्या सब कुछ सर्टिफाइड होता है तो हो सकता है, लेकिन जानवरों के बारे में कोई एग्जैक्ट नहीं नोट करता किस डेट को पैदा हुआ, कब क्या हुआ ना। लेकिन 100 वर्ष बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है 2 जुलाई से 9 जुलाई, यानी एक हफ्ते से ऊपर वो 5 देशों की यात्रा पर थे, तो उनको कई सारे अवार्ड मिले हैं। और ये ध्यान रखेंगे, अब आने वाले जो एग्जाम होंगे, जैसे पेट का एग्जाम, करंट अफेयर है, पेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा दूंगा, आप ट्रस्ट रखो हम पर, हम श्योर पढ़ा देंगे। जितनी लापरवाही या जितनी मेरे से अभी हो रही है उसकी भरपाई हम पूरे तरीके से करवाएंगे, चाहे क्लास में 4-4 घंटे लेनी पड़े ना। तो अब हम लोग देखेंगे क्या है पॉइंट यहाँ पर। यहाँ पॉइंट है कि हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अवार्ड भी थोड़ा बड़ा नहीं है, काफी बड़ा नाम है उसका। ठीक है, तो वैसे इंडिया में अभी तक हमें लगता कोई विश्व का ऐसा कोई लीडर नहीं होगा जिसने इतने अवार्ड पाए। और ये भारत से तो पहला वाकया है। ऐसा नहीं, इससे पहले बहुत सारे भारतीय पीएम हुए, विदेश की यात्रा की और कई देशों से कूटनीतिक रिश्ते स्थापित किए। ये नहीं कहेंगे कि इससे पहले पीएम नहीं हुए या पीएम ने काम नहीं किया, हर पीएम का अपना काम करने का तरीका होता है। लेकिन जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इतने अवार्ड मिले हैं, उतने शायद अभी तक भारत में किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इतने अवार्ड नहीं मिले। बाकी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये मोदी जी को सम्मानित किया गया है, कि किस देश का मामला है, तो इसका राइट आंसर ब्राजील है, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं ब्राजील के राष्ट्रपति से भी जरा आप हो जाइए परिचित।
कह रहे हैं कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, ये पूरा इनका नाम है। वैसे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लूला दा सिल्वा पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा। ये पहले भी ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं, अब ये दोबारा इनको मौका मिला है, लूला दा सिल्वा। ठीक है, ब्राजील की काफी समय तक राष्ट्रपति जो है दिलेमा राउसेफ रही, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की, यानी जो अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, वो एक प्रकार से चेयरमैन है उसकी, राइट। तो लूला दा सिल्वा ने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर, ठीक है, ऑफ द सदर्न क्रॉस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है ना। ये बात हो गई ना क्लियर। तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। चलिए, एक ये स्कीम है, और चूंकि राज्य अपने तरीके से स्कीम लॉन्च करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की स्कीमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए राज्य सरकारों को, फिर भी कभी कभी होता है। राज्य सरकारें अगर राजनीतिक दल अलग है तो अवहेलना भी हो जाती है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? ठीक है, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी मतलब कहने का है उस राज्य के नागरिकों की हेल्थ के बारे में बात कही गई है, और इसका राइट आंसर पंजाब है। पंजाब के सीएम सभी लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, भगवंत सिंह मान, है ना। चलो, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को हर साल 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ये योजना पंजाब के सभी परिवारों को उनकी आय, निवास स्थान की परवाह किए बिना कवर करेगी। मतलब ये नहीं है कि आप अगर पंजाब के हैं कहीं और रह रहे हैं, या इनकम क्या है, सबको मिलेगी। लाभार्थियों को सेहत कार्ड दिए जाएंगे और सरकारी अस्पतालों में और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में निःशुल्क और कैशलेस उपचार दिया जाएगा। ये बात कंप्लीट है। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जितने क्वेश्चन हम लाते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपके बीच में कोई फिजूल का क्वेश्चन लेके आते हैं, भले आए ना आए, कम पढ़ाएं ज्यादा पढ़ाएं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब कहने की है कि दिखावा करने के बजाय 10 घंटे पढ़ने के बजाय आप 4 घंटे पढ़िए, बट ढंग से पढ़िए। ठीक है, ढंग से पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मतलब शुरू करेंगे, तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो गया। ऐसे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। अभी हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि अरावली के पहाड़ों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाया जाएगा। ये सफारी लगभग 10,000 एकड़ में फैला होगा, और इसका मकसद जंगल और जानवरों की विविधता को बचाए रखना होगा। भारत का ये एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हम ये सारे विद्यार्थियों से अपील करते हैं या कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी कभी भी वीडियो को देखता है हमारा, देखिए हमारा चैनल क्या है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, वीडियो है, लोग कम देखते हैं, इससे कभी कभी लोग कम देखते हैं, इससे मतलब नहीं है कि वो पढ़ाता अच्छा नहीं है। ज्यादा देख रहे हैं तो बहुत काबिल टीचर है। ये सब एक प्रकार की मार्केट वैल्यू है। कभी किसी का ज्यादा देखा, कभी किसी कम देखा, भाई मेरे में 200-300 बच्चे देख रहे, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं तो ये समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। कई कई 2-2, 3-3 लाख बच्चे देखते हैं, मिलियन में भी लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि जहां भीड़ होती वहीं भीड़ को उसको मौका मिलता है आगे बढ़ने का ना। तो भारत का 107वां नेशनल पार्क जो है वो सिमलीपाल है, और ये उड़ीसा में। तो हम ध्यान रखेंगे, अभी तक हमने आपको 106वां नेशनल पार्क ना, ये हमने आपको असम में पढ़ा रखा है। तो भारत में जो असम में नेशनल पार्क की संख्या 7 है। ठीक है, 106 थे, अब की संख्या बढ़ गई, 107 बढ़ गई। तो 107वां जो नेशनल पार्क है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अभी हुआ है ये अप्रैल लास्ट में, ये सिमलीपाल ना, ध्यान रखेंगे, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा का है। ठीक है, ये ध्यान रखो। सबसे ज्यादा अगर नेशनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में है ना। तो ऐसे ही हर राज्य में है। भारत में 106 की बजाय 107 नेशनल पार्क हो गए हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगली बात हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये आ गया आपके साथ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हाल ही में यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा बन गया है ना। कैरेबियन समझते हैं, जो टीम खेलती है वेस्ट इंडीज की ना उधर। तो ये इसमें ऑप्शन में हम लोग किस में जाएंगे? तो डोमिनिका है, क्यूबा है, बारबाडोस है, त्रिनाद एंड टोबैगो। त्रिनाद एंड टोबैगो इधर आएगा आंसर। ठीक है, अब यूपीआई सभी लोग समझते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है ना, और सभी लोगों के फोन में यूपीआई, गूगल पे, फोन पे सब रहता है। एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिससे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में शुरू किया था। यानी यूपीआई का मेन फाउंडर कौन है, यानी कोऑर्डिनेटर कौन है, वो एनपीसीआई है।
यूपीआई अपनाने वाला पहला विदेशी जो देश है वो नेपाल है, ये नहीं भूलेंगे आप। यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपियन जो देश है फ्रांस है। ये फ्रांस वाला क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में आ चुका है ना। तो मतलब कहने का ढंग से पढ़ेंगे, ढंग का कंटेंट दिया जाएगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल का पहला स्किन बैंक कहां पर खोला गया। तो कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे, कोची है, तिरुवनंतपुरम है, कोल्लम है, कन्नूर है। तो राइट आंसर इज दिस। और केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज में 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, यानी शुरू कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दानस नमक चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है। तो इसका राइट आंसर ताइवान है, क्योंकि चक्रवातों का अपना सिस्टम होता है, जिस रेंज में आते हैं फिर उसी रेंज के कंट्री उसका नाम भी फाइनलाइज करते हैं ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये दक्षिणी चीन सागर का मैटर है ना। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान। ये पहली बात हम लोग ध्यान रखेंगे ना। और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का 16वां संस्करण है, मतलब एडिशन होता है कि ये किस क्रम का हो रहा है। तो क्रम जो है इसका 16 है, और ये 16 अगस्त से लेके 30 अगस्त 2025 के मध्य कजाकिस्तान में होगा। ये प्रतियोगिता प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत 1967 से हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर है यानी प्राजक्ता कोली। ठीक है, यानी प्राजक्ता कोली हो गया इसका आंसर। और इसके अलावा ठीक है, तो ये रहा आपका 10 जुलाई का करंट अफेयर। तो जितना इंपॉर्टेंट, हम नहीं कहते कि कोई अगला पढ़ा रहा है तो उसने 2 न्यूज बढ़ा दी, किसी ने 2 न्यूज घटा दी। ये सबका अपना पढ़ाने का तरीका होता है, किसी में 2 ज्यादा हो सकता है। और चला हमने कोई न्यूज पढ़ाई 10 जुलाई में, उसने वही न्यूज पढ़ा दी आपको 11 जुलाई में। इतना तो अपडेशन फास्ट कोई नहीं दे सकता, लेकिन कभी कभार लोग अपनी जद्दो मतलब जहद में या ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में कभी कभी ज्यादा उटपटांग होता है। कहते हैं जब ज्यादा आप बोलेंगे, बकबक करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं गलत चीजें भी तो डिलीवर हो सकती। तो लिमिटेड बात करेंगे, कम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए, कोशिश करिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसका क्या जो है रिजल्ट होता है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।